नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम एक भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो मेन पृथ्वी की गतियां दो प्रकार से होती हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहली गति है घूर्णन गति, जिसको हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं या इसको दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप पे है परिक्रमण गति या इसको दूसरा नाम है वार्षिक गति। ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों प्रकार की गतियों को हम पढ़ते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं? देखिए, जो पृथ्वी अपने धुरी पे अब एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पृथ्वी का परिभ्रमण काल या घूर्णन काल कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। मतलब कि लगभग 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ भी हम जान लेते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमा काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसीलिए इसे दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिन और रात पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होते हैं, तो आपका आंसर होगा घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं परिक्रमण गति क्या है या इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। ये लगभग 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाती है, जो कि यहाँ पे इसमें दिख रहा है। ये दीर्घवृत्त है या अंडाकार कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन ये है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर है और एक कंडीशन ये है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक है। तो देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, एक घटना है एक टाइप की कि जिस तारीख को या जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होगी उस घटना को कहेंगे हम उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होगी उस घटना को हम बोलेंगे उपसौर या पेरिहिलियन। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक हो। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो, यानी एक ही दिन ऐसा होगा, एक मोमेंट ऐसा होगा, क्योंकि पृथ्वी हमेशा क्या होती है, गतिमान होती है। ठीक है, तो एक ऐसा मोमेंट होगा जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो। ठीक है, तो उस घटना को हम बोलेंगे अपसौर। जब सबसे दूर हो तो अपसौर और सबसे नजदीक हो तो उपसौर। ठीक है, इसको एपीहिलियन बोलेंगे। अब देखिए, ये घटना किस तारीख को होती है? तो जब उपसौर होता है वो होती है 3 जनवरी को, यानी कि उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। तो आप याद रखेंगे 3 जनवरी 4 जुलाई। तो 3-4 आप डेट याद रखेंगे तो और 6 महीने का डिफरेंट कर देंगे तो आपको आ जाएगा 3 जनवरी और 4 जुलाई, यानी उपसौर और अपसौर। तो देखिए, जब उपसौर होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जब अपसौर की घटना होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वो लगभग होती है 15 किलोमीटर। तो इस क्रम में आप ऐसे याद रखेंगे, उपसौर में पूछा जाए तो 14.7 करोड़ किलोमीटर और अपसौर में 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये देखिए, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में आपने अभी लिख दिया गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाती है। ठीक है, अब आगे देखें कि पृथ्वी की सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें 2 रीजन है ऋतुएं परिवर्तित होने का। एक तो पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी सूर्य की परिक्रमा करना, और दूसरा अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका होना। 23.5 डिग्री झुका होना, ये जो कोण बनता है 23.5 डिग्री होता है। तो इस रीजन से जो है ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पे ना झुकी होती तो अगर जहाँ पे ठंडी है वहां पे ठंडी ही होती हमेशा, और जहाँ पे गर्मी है वहां पे गर्मी ही होती। और इस रीजन से ही पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। यानी कि जब इधर 6 महीने दिन होगा तो इधर 6 रात होगी, और इधर रात होगी तो इधर दिन होगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके दिमाग में सस्पेंस आ रहा होगा
कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है तो 3 जनवरी को ठंडी क्यों पड़ती है, और जब सबसे दूर 4 जुलाई को होती है तो 4 जुलाई को गर्मी क्यों पड़ती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, हम आगे जानते हैं कि जब पृथ्वी देखिए एक चीज ये जाने कि जब पृथ्वी परिक्रमण गति कर रही होती है तो उस क्रम में वह अपना परिभ्रमण गति भी करती है। यानी कि जब ये राउंड इससे कर रही होती है तो अपने धुरी पे ये हमेशा घूमती रहती है। तो इस रीजन से एक तो दिन और रात हमेशा कभी भी बराबर नहीं होते। जैसे देखिए 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी, इसलिए कभी दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, एक दो मोमेंट को छोड़ करके। ठीक है, तो वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इसको क्लियर करते हैं। देखिए मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश को हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा, इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ अक्षांश और देशांतर। तो ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा स्थित होती है उससे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री, यहाँ पे नॉर्थ लिख देंगे, इसको बोलते हैं आर्कटिक। इसको अगले वाले, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको अंटार्कटिक बोल दिया था, तो उसको आप सही कर लेना। 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं कर्क, सॉरी मकर रेखा। साढ़े 66 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। देखिए इसका इसमें रोल कोई नहीं है, तो चाहे तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, तो इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लेना। लेकिन आपको कोई डाउट रहा हो तो इसलिए हमने इसको करा दिया। चलिए देखें, अब यहाँ पे देखिए, जब ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो अपने 23.5 डिग्री पे झुकी होती है। तो जिस क्रम में सूर्य जो है इसके ऐसे इस क्रम में इसमें मूवमेंट करता रहता है, मूवमेंट पृथ्वी करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्य मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि सूर्य इस क्रम में चल रहा है और कभी एक मोमेंट, एक टाइम ऐसा आता है कि सूर्य यहाँ होता है, सॉरी, यानी कि सूर्य का फोकस है भूमध्य रेखा पे होता है। जैसे सूर्य मान लेते हैं पृथ्वी गति कर रही है, तो इस मोमेंट में ये टाइम कितना होता है, 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे होता है या विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पे होता है। इस क्रम में ये ऊपर चलता है और 21 जून को जो सूर्य का फोकस होता है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पे पड़ता है। 21 जून को सूर्य का फोकस सीधा जो होता है कर्क रेखा के लंबवत होता है। फिर इस क्रम में सूर्य जो है फिर नीचे की ओर टर्न करता है और फिर भूमध्य रेखा पे आ जाता है 23 सितंबर। कितने तारीख को, 23 सितंबर, यानी सूर्य दोबारा फिर से भूमध्य रेखा पे आ जाता है 23 सितंबर को, और फिर से भूमध्य रेखा के ही लंबवत सूर्य आ जाता है। फिर इस क्रम में सूर्य इधर एक तरफ मूवमेंट करता हुआ आता है और यहाँ पे फोकस करता है, यानी कि मकर रेखा के लंबवत 22 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अब इससे से क्या क्वेश्चन आते हैं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता है और 22 दिसंबर को सूर्य
मकर रेखा के लंबवत होता है। चलिए देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है। तो जब 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होगा, उस क्रम में जो सूर्य है वो यहाँ कहीं पे मूवमेंट कर रहा होगा, यानी भूमध्य कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर। तो और लेकिन हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ कहीं स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे ठंडी होती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, तो देखते हैं इस जो 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को की घटनाओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ से नोट करेंगे। 21 जून, 21 जून को कहते हैं कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति, या ग्रीष्म संक्रांति। फिर उसके बाद में 22 दिसंबर, अच्छा इससे जान लेते हैं। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक, तो 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की घटना को क्या कहते हैं, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे फोकस करता है, यानी मकर रेखा के लंबवत होता है, इसलिए हम इसे मकर संक्रांति कहते हैं, या शरद संक्रांति। ठीक है, अब 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होगा, तो उस दिन या उस तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, अब देख लेते हैं 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, आपको याद रखना है। और 21 मार्च को हम कहते हैं, देखिए 21 मार्च, देखिए यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पे स्थित होता है। ठीक है, तो 21 मार्च को क्या होता है, लगभग गर्मी का मौसम आने लगता है, तो इससे हम कहते हैं, या बसंत होता है 21 मार्च में, तो इसे बसंत विषुव कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को लगभग सूर्य इस साइड में दक्षिण गोलार्ध में जा रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं 23 सितंबर को शरद विषुव, शरद विषुव। यहाँ कोई पॉइंट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। 21 जून को कर्क संक्रांति, बसंत विषुव, 22 विषुव, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और जब यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है विषुवत रेखा पे। तो देखिए इस क्रम में आप देखेंगे कि जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा पे एक बार मूवमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे विषुवत रेखा पे सूर्य का फोकस 2 बार आ रहा है। और आपको पता है कि जब वर्षा के लिए क्या क्या जरूरत है, नमी और एक दूसरा तापमान। ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ 2 बार आता है, तो 2 बार में यहाँ पे जल वाष्पित होकर के संघनन के द्वारा बादल बन के अधिक वर्षा कराते हैं, और यहाँ सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, यही रीजन है। और
और हाँ, ये जान लें कि जो सूर्य होता है वो 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी इसी के बीच में मूवमेंट करता है। और इस ये जो एरिया होता है 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी, इसके बीच का जो मैदान होता है इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय मैदान। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मैदान। और जो 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी इसके बीच के मैदान को हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, और उसके ऊपर जो पोल है या ध्रुव है उसको हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, ये भी आप जान लें। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। विषुवत रेखा, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा। ठीक है, नॉर्थ है ये, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य कब था, ये हमें कन्वर्ट याद रखना है। और यहाँ पे कब था मकर रेखा पे, तो 21 जून, इसको क्या बोलते थे, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति। 21 मार्च बसंत विषुव, बसंत। देखिए बसंत विषुव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा पे सूर्य इसके लंबवत होता है। ठीक है, आपने आगे इससे पहले पढ़ा हुआ है। और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात भी बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं शरद विषुव। अभी के हाल ही के पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंत विषुव किसे कहते हैं, तो उसमें ये सारी डेट दी हुई थी। तो 21 मार्च उसमें से सही ऑप्शन था। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर इसको क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को क्या होती है, मकर संक्रांति। ठीक है, अब इससे कुछ हम और क्वेश्चन जान लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। जो इसके ये बीच का भाग है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा के जो बीच का भाग है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री के ऊपर 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक के जो भाग है इसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। उसके नीचे जो 23.5 से 66.5 नीचे है इसको भी क्या बोलेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या कटिबंधीय। शीतोष्ण सही से आप लोग लिख लेना, शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, और जो बचा हुआ भाग है इसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। ये ऊपर और नीचे का जो बचा हुआ भाग है ध्रुव पे, इसको कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम इससे जान लेते हैं परिभ्रमण गति से कि इनके मेन क्या कार्य होते हैं। एक तो दिन और रात होते हैं, और एक जो समुद्र में लहरें उठती हैं या ज्वार और भाटा आते हैं उसमें परिभ्रमण गति का बहुत मेन रोल होता है, या घूर्णन गति का बहुत मेन रोल होता है। क्योंकि जब अपनी अक्ष पे घूमती हैं तो बाहर की तरफ एक बल लगाती हैं, मतलब किसी भी वस्तु को रिपल्स करती हैं, अपने से दूर फेंकती हैं। लेकिन पृथ्वी में उत्पन्न पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी वस्तुएं होती हैं पुनः क्या होती है, पृथ्वी की तरफ वापस आ जाती है, जिसलिए लहरें उठती तो हैं लेकिन पुनः फिर वापस आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ज्वार भाटा किस किस कैसे आते हैं, तो उसमें एक रोल ये भी हो जाएगा कि पृथ्वी के परिभ्रमण गति कारण और कुछ चंद्रमा के कलाओं के कारण भी होता है, लेकिन इसमें ये भी होता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कैसे उठती हैं, तो